नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा रोहिला स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने अपनी डाउन सिंड्रोम बच्चे की प्रेगनेंसी की कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। हो सकता है ये बातें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो और आपको अच्छा और हेल्दी बेबी मिले और आपका बच्चा एक नॉर्मल लाइफ अच्छे से बिताए। उसी कामना के साथ मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। दोस्तों, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे तीनों बच्चे दोस्तों सिजेरियन ही हुए हैं और जो मेरे डाउन सिंड्रोम बच्चा है वो सेकंड नंबर का बच्चा है। लेकिन दोस्तों मेरे डाउन सिंड्रोम बेबी से पहले एक बेबी और मैंने कंसीव किया था, लेकिन वो किसी रीज़न से 5th मंथ में मेरा मिसकैरेज हो गया था। तो जो अभी तक कोई सॉलिड रीज़न डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया कि मुझे डाउन सिंड्रोम बेबी किस वजह से हुआ, लेकिन काफ़ी सारे सिम्टम्स उस टाइम पे ऐसे हो गए थे कि जिनको मैं देखते हुए आप सबके सामने अपनी ये बातें शेयर कर रही हूँ। जब मुझे मिसकैरेज हुआ था उसके नेक्स्ट मंथ ही मुझे चिकन पॉक्स हो गया था और वो चिकन पॉक्स मेरा लगभग 1 महीने में ही जाके ठीक हुआ था। और जैसे ही मुझे चिकन पॉक्स ठीक हुआ उससे नेक्स्ट मंथ मुझे टाइफाइड हो गया था। तो पहले मिसकैरेज होना, फिर चिकन पॉक्स हो जाना और उसके बाद टाइफाइड हो जाना, तो ये तीनों चीज़ की वजह से मेरे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। और उस टाइम पे जब ये सारी सिचुएशन हुई थी तो मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। लेकिन एक पूरा बच्चा जो एक मदर जन्म देती है पूरे बच्चे को, तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लेकिन अगर कोई आधा अधूरा बच्चा बीच में ही खराब हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बजाय इसके पूरा बच्चा वो पैदा करती है उससे ज़्यादा खतरनाक होता है आधा अधूरा बच्चा खराब हो जाना। उससे बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो जैसे ही ये टाइम पीरियड ख़त्म हुआ उससे 1-2 महीने बाद ही मैंने फिर से कंसीव कर लिया। और मुझे उस टाइम पे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था कि अगर अंदर से बॉडी वीक होती है और अंदर से चीज़ प्रिपेयर नहीं है एक नई जान को जन्म देने के लिए, तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा था उस बारे में। मुझे ऐसा लगा कि मुझे भगवान ने फिर से मुझे एक दोबारा से मौका दिया है और मैंने अपने प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा। जैसे ही मेरा टाइम पीरियड बीतता चला गया, दोस्तों मेरी जो ये तीनों चारों जो प्रेगनेंसी रही है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रही है। मैंने अपने प्रेगनेंसी टाइम को एंजॉय नहीं किया क्योंकि पूरे 9 मंथ तक मुझे कंटिन्यूटी में वोमिटिंग होती थी। कोई भी अगर मैं पानी भी पी लेती थी तो भी वोमिटिंग। नॉर्मली लेडीज़ को 3rd-4 मंथ तक वोमिटिंग होती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मुझे इवन मैं बच्चे को जन्म देते टाइम भी मैं वॉमिटिंग कर रही थी। तो आप सोच सकते हैं मेरी हालत कैसी होगी। तो मैंने जब उन बीमारियों से मैं हटी और जब मैंने नेक्स्ट बेबी को कंसीव किया, तो उस टाइम पे मैं जॉब भी करती थी। मैं एक स्कूल में जाती थी, मैं टीचर भी हूँ दोस्तों। तो मेरे ऊपर अलग तरह का प्रेशर था दिमाग में। एक तो स्कूल का काम इतना ज़्यादा हो जाता था, वहाँ पे पढ़ाने का प्रेशर और भी सारी बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी। फिर घर में आके घर का काम, ऊपर से जो मिसकैरेज हुआ था और मेरे उसके बाद जो बीमारियाँ मेरे अंदर आ गई थी, तो अंदर से बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी और मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाई कि मैं अभी नेक्स्ट बेबी को कंसीव करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन जो चीज़ चलती जा रही थी वो चलती जा रही थी। 3rd-4th मंथ तक बिल्कुल ठीक ठाक था और मैंने जब अल्ट्रासाउंड कराया, मेरा अल्ट्रासाउंड भी उन्होंने ओके बोला कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। मतलब डॉक्टर ने मुझे बताया कि जैसे अगर मेरा बच्चा 22 से 23 हफ्ते का है तो वो अल्ट्रासाउंड में 21 हफ्ते का शो हो रहा था। तो ऐसे करके उन्होंने मुझे बताया। बाकी उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो अल्ट्रासाउंड लेके मैं डॉक्टर के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि बच्चा थोड़ा वीक लग रहा है। तो वीक डॉक्टर ने जैसा मुझे बताया, दोस्तों मेरी प्रेगनेंसी में हर बच्चा मेरा वीक ही रहता है क्योंकि मैं पूरा टाइम तक कुछ खा पी पाती नहीं थी। तो जितना बच्चे को चीज़ चाहिए वो उतना मैं नहीं कर पाती थी, तो ऑब्वियसली बात है बच्चा थोड़ा सा वीक ही रहेगा। लेकिन उन्होंने ये बोला कि आपकी उसमें जिस पॉलीथीन में बच्चा रहता है उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, ऐसा करके उन्होंने मुझे बताया। तो उन्होंने कहा कि एक अल्ट्रासाउंड और करा लिया जाए। तो ऐसा करते करते मेरी प्रेगनेंसी के 7 से 8 महीने बीत चुके थे।
तो जब उन्होंने मतलब अल्ट्रासाउंड करवाए जा रहे, उन्होंने मुझे पर्टिकुलर कुछ बताया ही नहीं। और मेरा जो इलाज चला ना दोस्तों, वो मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चलाया था। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेशली इन चीज़ों के लिए डॉक्टर कभी भी लिखते ही नहीं है, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड ही कराया जाता है वहाँ पे। जो एंटी स्कैन होता है, जो डबल मार्कर होता है, या NIPT टेस्ट होता है, इस तरह के टेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दोस्तों होते ही नहीं है। वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले होते हैं डॉक्टर, वो इन टेस्ट को लिखते हैं। और आज के टाइम पे तो ये टेस्ट मैंडेटरी हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। उस टाइम तक दोस्तों मुझे स्पेशल चाइल्ड के बारे में पता ही नहीं था कि कोई स्पेशल चाइल्ड भी होता है, क्योंकि कभी आसपास में मैंने देखा भी नहीं था, और उन चीज़ों के बारे में मैं खुद भी अवेयर नहीं थी। तो लास्ट में मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गई, तो उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड देखा, उन्होंने कहा कि कुछ कमी लग रही है। क्या कमी लग रही है वो भी नहीं बता पा रहे। तो उन्होंने एक डॉक्टर रिकमेंड किया, अरुण दुग्गल सर हैं जो ग्रीन पार्क में रहते हैं, वो अल्ट्रासाउंड करते हैं और बहुत ही एग्जैक्ट रिपोर्ट उनकी रहती है। तो उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड किया, तब तक मैं 8th मंथ में आ चुकी थी, मेरी प्रेगनेंसी को 8 मंथ लगभग हो गए थे। उन्होंने बताया कि आपका जो बेबी है उसके एबनॉर्मल होने के चांसेस 150% है, 100 नहीं 150%। मतलब आपका बेबी एबनॉर्मल ही होगा, नॉर्मल नहीं होगा। तो मैं ये चीज़ सुन के मैं और भी ज़्यादा डर गई। तो उस टाइम पे मैंने अपनी जॉब को क्विट किया और 8 मंथ कंप्लीट हो गए थे, 9 मंथ स्टार्ट हो गया। फर्स्ट मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गई और वहाँ पे डॉक्टर्स ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। और अल्ट्रासाउंड करने के बाद उन्होंने भी यही बोला कि आपका बेबी एबनॉर्मल ही है, लेकिन उन्होंने एक बात और बोली कि मेरे बेबी के एक हाथ और एक पैर छोटा है। उन्होंने अल्ट्रासाउंड देख के ये बताया। तो मैं और भी ज़्यादा घबरा गई कि एक तो बच्चा नॉर्मल नहीं है, ऊपर से उसके एक हाथ और एक पैर छोटा, मतलब वो फिजिकल वे में भी ठीक नहीं होगा। तो थोड़ी सी और ज़्यादा घबराहट हो गई। तो उस टाइम पे सब कुछ ऐसा होता जा रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था दिमाग में कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ होने वाला है मेरे साथ। सारी सिचुएशन ऐसी हो गई थी दोस्तों कि मुझे टाइम से पहले ऑपरेशन करवाना पड़ा। और जिस दिन मेरा ऑपरेशन था उससे एक रात पहले मैं पूरी रात भर रोती रही, बिल्कुल भी नहीं सोई, घबराहट की वजह से कि कल क्या होगा, कैसा बच्चा होगा, समझ ही नहीं आ रहा था। और जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ ना दोस्तों, तो ऑपरेशन होने के बाद जब बच्चे को लाया गया, बच्चा ICU में था और मुझे नहीं दिया गया था क्योंकि बच्चे ने स्टूल पास नहीं किया था। तो 2 दिन के बाद भी मुझे नहीं दिया गया था, सिर्फ मेरा दूध निकाल के उनको दे रहे थे और वो स्ट्रिप्स के ज़रिए उनको पिला रहे थे। तो जैसे मैं बाद में गई और जब मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया, तो मैं सबसे पहले उसके हाथ और पैरों को मिला रही थी। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरी डिलीवरी से पहले मेरे 4 से 5 अल्ट्रासाउंड किए गए थे और सब में सेम रिपोर्ट थी कि एक हाथ छोटा है और एक पैर छोटा है। लेकिन मेरे बच्चे का कोई हाथ या कोई पैर छोटा नहीं था, फिजिकल वे में वो फिट एंड फाइन था। और हमें ये लगा कि हमारा जो बच्चा है वो नॉर्मल है। जैसे हाथ और पैर की रिपोर्ट गलत मिली है, तो हो सकता है कि हमारा बच्चा नॉर्मल ही है। देखने में सब कुछ हर तरीके से वो नॉर्मल ही लग रहा था। तो हम उसको 1 वीक के बाद अपने घर लेके आ गए। तो अच्छा, अपने बच्चे के साथ हम घर में अच्छे से रह रहे थे। तो जैसे 1.25 महीने पे एक इंजेक्शन जो लगता है बच्चे को, उसका हम इंजेक्शन लगवाने गए थे। तो तब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा कि बच्चा तो डाउन सिंड्रोम है। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है वो चीज़ समझ नहीं आई। मैं अपनी आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप एक बार उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लेना। और मैं अपना इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन भी दूंगी, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप कंसीव करें, आप गवर्नमेंट में जा रहे हैं या प्राइवेट में जा रहे हैं, सबसे पहले चीज़ क्या है कि आप ये एश्योर कर ले कि आपको कोई अंदर से कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, नॉर्मल जी मिचलानी या उल्टी के अलावा कुछ और सिम्टम्स तो नहीं है।
और दोस्तों, आप जब भी ये अल्ट्रासाउंड अपना कराते हो, उसमें अगर कुछ मेरी तरह, जैसे मेरे रिपोर्ट में थोड़ी सी कुछ अप एंड डाउन थी, अगर आपके में भी कुछ थोड़ा सा अप एंड डाउन आता है तो उस मैटर को थोड़ा सा सीरियस लेके एक डॉक्टर की नहीं, बाकी दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट करके, क्योंकि हमेशा अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ लगे तो क्रॉस चेकिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए कि एक डॉक्टर का क्या ओपिनियन है और दूसरे का क्या ओपिनियन है। अगर दोनों का सेम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों का थोड़ा डिफरेंट ही मिलता है तो एक तीसरे डॉक्टर की भी ओपिनियन ज़रूर लेनी चाहिए। तो उनमें से जिन दो का भी सेम सेम मिलेगा तो आप उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं वो नॉर्मल तरीके का अल्ट्रासाउंड ही लिखते हैं और वही सब जगह कराया जाता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो अल्ट्रासाउंड करवाया है उसमें मेरी तरह, जैसे मेरी रिपोर्ट में आया था थोड़ा सा कुछ अप एंड डाउन, उसमें कुछ ढंग से क्लियर था ही नहीं, तो अगर आपके में भी ऐसा कुछ अप एंड डाउन का ऐसा लगता है आपको, तो आप किसी दूसरी डॉक्टर के पास जाके प्राइवेट में आप उसको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। और अगर वो आपका डॉक्टर आपको प्रेफर करता है एंटी स्कैन, NIPT या फिर डबल मार्कर के लिए, तो उनमें से जो वो रिकमेंड करे वो टेस्ट ज़रूर करवा लें। और अगर आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है तो आप अपने प्रेगनेंसी टाइम को एंजॉय कीजिए, लेकिन अगर उसमें भी कुछ दिक्कत आती है तो फिर बात सोचने वाली हो जाती है, तो फिर आप अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी रहिए। तो आपने ये देखना है कि आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने उन चीज़ों को कर सकते हैं। एक बात, जब आपका प्रेगनेंसी टाइम पीरियड चल रहा हो तो कोशिश कीजिए कि लगभग आप स्ट्रेस ना लें। ऐसा वैसे पॉसिबल होता नहीं है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस हो ही जाता है, लेकिन जैसा आप प्रेगनेंसी टाइम में फील करते हैं, बच्चा हर चीज़ को महसूस करता है। अगर आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो बच्चा भी सेम अंदर से वैसा ही फील करता रहेगा। और जब वो बाहर आएगा तो उसके अंदर उस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम प्रेगनेंसी टाइम में ज़्यादा खुश रहते हैं तो बच्चा भी हमेशा खुश खुश ही रहेगा। अगर प्रेगनेंसी टाइम में हम परेशान, दुखी, उदास रहते हैं तो बच्चे के अंदर भी वो सिम्टम्स अपने आप बाद में दिख जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप इस टाइम पीरियड के दौरान आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, और जो कुछ भी आपका खाने पीने का मन करता है, क्योंकि इस टाइम पे जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, हमारा मूड, टेस्ट सब कुछ बदल जाता है। तो अगर आप ज़्यादा हाइपर होंगे तो आपके अंदर जो आपका बच्चा है वो भी उस चीज़ को फील करेगा, और वो भी हो सकता है कि आगे जाके कहीं ना कहीं हाइपर हो। क्योंकि मैंने जिन चीज़ों को फेस किया, जिन चीज़ों को मैंने फील किया, वही सेम चीज़ आज मुझे अपने बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। जब मैं दुखी होती थी, परेशान होती थी, तो सेम कई बार मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा भी वैसा ही मुझे दिखाई देता है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि इस टाइम पीरियड पे आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। किसी भी तरह की परेशानी, कोई भी सिचुएशन हो, उसको बहुत ज़्यादा माइंड में मत रखिए। आप सिर्फ अपना खाने पीने पे ध्यान रखिए, और स्टार्टिंग में हो सके तो गर्म चीज़ें और ज़्यादा मिर्च मसाले की चीज़ें अवॉइड कीजिए। गर्म चीज़ें जैसे चीकू, पपीता, अनानास, खजूर, और भी काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो काफ़ी गर्म रहती हैं, तो स्टार्टिंग में ये चीज़ अवॉइड कीजिए, बाद में आप इनको थोड़ा खा सकते हैं। लेकिन अपना जो भी आप खाएं पिए, बहुत अच्छे से खुश होकर वो चीज़ कीजिए, क्योंकि अगर खुश होकर आप वो चीज़ें खाएंगे पिएंगे तो वो आपके शरीर में, आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा अच्छे से लगेंगी। और आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।